नमस्कार दोस्तों। इस सेशन में मैं आपके लिए बीएनएसएस, बीएनएस, बीएसए, कॉन्स्टिट्यूशन और सीपीसी के महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेके आई हूँ जो आपके हर लॉ एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अंडर विच सेक्शन ऑफ बीएनएसएस 2023 मे अ मजिस्ट्रेट टेक कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस। आंसर क्या होगा इसका? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की किस धारा के अंतर्गत मजिस्ट्रेट अपराध का संज्ञान ले सकता है? किस धारा के अंतर्गत? धारा 210। किसके अंतर्गत ले सकता है? धारा 210 के अंतर्गत। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, अच्छा इसमें थोड़ा सा पहले क्वेश्चन में किस सेक्शन में क्या क्या है ये थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सेक्शन नंबर 208 में है कि भारत से बाहर किया गया अपराध। भारत से बाहर किया गया अपराध। भारत से बाहर किया गया अपराध। सेक्शन 209 में है कि अगर भारत से बाहर कोई अपराध किया जाता है तो उसके बारे में साक्ष्य कैसे लिया जाएगा। सेक्शन 211 में क्या है कि अभियुक्त के आवेदन पर अंतरण। अभियुक्त के आवेदन पर अंतरण। तो सेक्शन 210 में है उसमें जो तीसरा सी वाला है उसमें अगर अभियुक्त चाहता है तो 211 में एप्लीकेशन दे सकता है कि मेरा वाद किसी और न्यायालय में अंतरित किया जाए। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, A magistrate may take cognizance under BNSS 2023. BNSS 2023 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट संज्ञान ले सकता है अपराध से संबंधित परिवाद प्राप्त होने पर, पुलिस रिपोर्ट प्राप्त होने पर, किसी व्यक्ति की सूचना या स्वयं की जानकारी पर, या उपयुक्त सभी। जो धारा 211 में था वो यही है, किसी व्यक्ति की सूचना या स्वयं की जानकारी पर। तो 211 में जो अभियुक्त आवेदन करता है कि कहीं और ट्रांसफर, किसी और कोर्ट में ट्रांसफर किया जाए तो किसी व्यक्ति की सूचना या स्वयं की जानकारी करे। फिर इसका क्या सही ऑप्शन होगा? तो मजिस्ट्रेट जो है कॉग्निजेंस अपराध से संबंधित परिवाद प्राप्त होने पर भी, या पुलिस रिपोर्ट प्राप्त होने पर, या किसी व्यक्ति की सूचना या स्वयं की जानकारी पर भी कह सकता है। इसका आंसर क्या होगा? सभी, ऑल ऑफ द अबव। क्या होगा इसका आंसर? ऑल ऑफ द अबव। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, अंडर विच सेक्शन ऑफ BNSS 2023 कैन द कोर्ट ऑर्डर कंपनसेशन टू विक्टिम्स। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है और बहुत बार पूछा जाता है। कंपनसेशन टू विक्टिम्स कौन से सेक्शन में है? सेक्शन 396। सेक्शन 396। एक आपका सेक्शन 398, ये किसके बारे में है? साक्षी के संरक्षण स्कीम। साक्षी संरक्षण स्कीम। तो सेक्शन 396 और 398 को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, under BNSS 2023 which provision relate to recording special reason in certain cases? Special reason in certain cases। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में कुछ मामलों में विशेष कारण अभिलिखित करने का प्रावधान। कुछ मामलों में विशेष कारण। ठीक है।
किस सेक्शन में है बताइए? ये है आपका सेक्शन 401। ठीक है, सॉरी, इसका आंसर 401 नहीं है, इसका आंसर है 402। इसका आंसर है 402, विशेष कारण अभिलिखित करने का प्रावधान। क्वेश्चन नंबर 5, बीएनएसएस की धारा 108 का अधीन कौन अपनी उपस्थिति में तलाशी लिए जाने का निर्देश दे सकता है? कौन दे सकता है? 108, सबसे पहले तो धारा 108 याद रखना है। और कौन दे सकता है, कौन अपनी उपस्थिति में तलाशी का दे सकता है? पुलिस अधिकारी, मजिस्ट्रेट, बोथ ए एंड बी, या कोई नहीं? इसका आंसर क्या होगा? मजिस्ट्रेट। किस धारा में? 108 में। क्वेश्चन नंबर 6, कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट इज डिफाइंड अंडर विच सेक्शन ऑफ बीएनएसएस 2023? संविदाकारी राज्य की परिभाषा, ये क्वेश्चन पहले भी पूछे जा चुके हैं सीआरपीसी के अंतर्गत, अब बीएनएसएस के अंतर्गत संविदाकारी राज्य की परिभाषा किसमें दी गई है? ये दिया गया है सेक्शन बीएनएसएस की धारा 111 में, बीएनएसएस की धारा 111 में। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 7, इसको सेक्शन 111 में बहुत सारी डिफिनेशन दिए गई हैं, लेकिन इसका अगर कहें तो ए में, सेक्शन 11 के ए में। क्वेश्चन नंबर 7, which of the following is authorized to record confession under BNSS 2023? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के दिन कन्फेशन कौन रिकॉर्ड कर सकता है? जुडिशियल मजिस्ट्रेट, पुलिस, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, बोथ ए एंड बी, या कोई नहीं? बताओ इसमें क्या आंसर होगा? जुडिशियल मजिस्ट्रेट। कौन करता है? जुडिशियल मजिस्ट्रेट। पहले सीआरपीसी में किस सेक्शन में था? 163 में सीआरपीसी में। बीएनएसएस में किस में है? बीएनएसएस किस सेक्शन में है? 183 में। कोई भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट कर सकता है, कार्यपालक मजिस्ट्रेट या पुलिस में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, recording of confession and statement under BNSS 2023 is provided under this section? अभी ऊपर ही हम लोग ने डिस्कस किया था, सेक्शन 183। सेक्शन 183 कौन करता है? जुडिशियल मजिस्ट्रेट करता है। ठीक है, किसमें है, किस सेक्शन में है? 183 में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, अंडर बीएनएसएस 2023 पिटी ऑफेंस मीन्स, बीएनएसएस 2023 के अनुसार छोटा अपराध से क्या मतलब है? छोटा अपराध क्या होता है? सबसे पहले तो छोटे अपराध की छोटे डिफिनीशन ही दी गई है। छोटे अपराध के बारे में जो प्रोविजन है वो कहाँ है? ये आपका बीएनएसएस के सेक्शन 229 धारा 229 में है सेक्शन। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है? इसका ऑप्शन क्या गया है? ऑफेंस पनिशेबल एंड ओनली विथ फाइन नॉट एक्सीडिंग 5000, केवल 5000 तक जुर्माने से दंडनीय अपराध
ऑप्शन नंबर बी है कोई भी संज्ञेय अपराध। ऑप्शन नंबर सी है 1 वर्ष तक के कारावास से दंडनीय अपराध या ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट अप टू 1 ईयर। ऑप्शन नंबर डी है मोटर व्हीकल ऑफेंस ओनली। तो सेक्शन 229 में क्लियरली ये बताया गया है कि मोटर वाहन वाला जो ऑफेंस है वो पीटी ऑफेंसेस नहीं होंगे। इसमें साफ बताया गया है केवल 5,000 तक जुर्माने से जो दंडनीय अपराध होते हैं वो पीटी ऑफेंसेस होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। बीएनएसएस के अनुसार अपराध एक ही किस्म के कब माने जाते हैं? इससे रिलेटेड या सेम काइंड के कब माने जाते हैं? इससे रिलेटेड सबसे पहले बीएनएसएस में प्रोविजन कहाँ है? इससे रिलेटेड बीएनएसएस में प्रोविजन है चैप्टर 18 के सेक्शन 234 से लेके 242 तक। ठीक है, इसमें बोला गया है एक ही किस्म के अपराध तब माने जाएंगे जब, ऑप्शन देख लेते हैं, व्हेन पनिशेबल विद सेम पनिशमेंट, जब समान दंड हो, व्हेन पनिशेबल अंडर सेम सेक्शन, जब एक ही धारा के अधीन हो, व्हेन पनिशेबल अंडर सेम सेक्शन ऑफ बीएनएसएस और स्पेशल लोकल लॉ विथ सेम पनिशमेंट। ठीक है, जब बीएनएस या विशेष स्थानीय विधि के एक ही धारा के अधीन समान दंड से दंडनीय हो। When punishable under same section of BNS और स्पेशल लोकल लॉ। इसका सही आंसर क्या होगा? सी, ऑप्शन नंबर सी। एक ही किस्म के अपराध कौन होते हैं? जब बीएनएस या विशेष स्थानीय विधि के एक ही धारा के अधीन समान दंड से दंडनीय हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। अंडर विच सेक्शन ऑफ बीएनएसएस 2023 में डिले बी कंडन? बीएनएसएस 2023 की किस धारा के अधीन विलंब माफ किया जा सकता है? बताइए, किस धारा के अंतर्गत विलंब माफ किया जा सकता है? किस धारा के अंतर्गत? यह है धारा 519, धारा 519। अब है ऑफेंस मीन्स, अपराध से क्या तात्पर्य है? बीएनएसएस के सेक्शन 2(1)(q) में ऑफेंस का डेफिनेशन दिया गया है। ऐसा कार्य जो प्रथम अनुसूची में अपराध के रूप में दर्शाया गया हो या ऐसा कार्य जो किसी विधि द्वारा दंडनीय बनाया गया हो। ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी, ऑफेंस मीन्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13। Under which section of BNSS 2023 can a proclamation be issued against an absconding person? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की किस धारा के अधीन फरार व्यक्ति के विरुद्ध उद्घोषणा जारी की जाती है? कौन सी धारा है फरार व्यक्ति के विरुद्ध उद्घोषणा के लिए? प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर जो होते हैं कौन होते हैं? किस सेक्शन में है? सेक्शन 84, बीएनएसएस सेक्शन 84 में। इसका सही आंसर है सेक्शन 84। क्वेश्चन नंबर 14। इन्वेस्टिगेशन ऑफ एन ऑफेंस इज कंडक्टेड बाय, अपराध का अन्वेषण किसके द्वारा किया जाता है? जुडिशियल मजिस्ट्रेट,
पुलिस ऑफिसर, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, ऑल ऑफ द अबव। इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर है पुलिस ऑफिसर। इन्वेस्टिगेशन किसके द्वारा किया जाता है? पुलिस के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, अंडर सेक्शन 187, किस सेक्शन में? 187, under section 187 of BNSS 2023, an executive magistrate may authorize detention for a maximum period of BNSS या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 187 के अधीन कार्यपालक मजिस्ट्रेट अधिकतम कितने दिनों तक का रिमांड दे सकता है? कितने दिनों तक का रिमांड दे सकता है? कार्यपालक, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के बारे में पूछा जाए, जुडिशियल मजिस्ट्रेट नहीं। क्वेश्चन भी थोड़ा कभी कभी ध्यान से पढ़ा करिएगा। कौन सा मजिस्ट्रेट? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। पहले ये इसमें था सीआरपीसी के सेक्शन 167, अब किस में है? बीएनएसएस के सेक्शन 187। अच्छा, सेक्शन 187 में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, ठीक है, लेकिन फिलहाल इसका आंसर क्या है? 7 डेज। कितने दिन का दे सकता है? 7 दिन का। सात दिन का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वैसे 187 बीएनएसएस का बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन है। इसमें बहुत सारे अमेंडमेंट चीज़ें जोड़ी गई हैं, उसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 16, कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस अंडर सेक्शन 180 ऑफ भारतीय न्याय संहिता 2023 में बी टेकन अपॉन। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 85 कौन सी धारा? 85 के अधीन अपराध का संज्ञान लिया जा सकता है। सबसे पहले तो 85 है क्या सेक्शन बीएनएसएस का? बीएनएस का कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस अंडर सेक्शन 85, इसमें कौन कर सकता है? किसके उस पर किया जा सकता है? कॉग्निजेंस लिया जा सकता है। सबसे पहले तो पुलिस रिपोर्ट पे किया जा सकता है, पुलिस रिपोर्ट पे किया जा सकता है, पीड़िता के परिवार पे किया जा सकता है, एक क्रूएलिटी से रिलेटेड पति या उसके नातेदार द्वारा, ठीक है। तो इसमें और किसके द्वारा? उसके माता पिता या भाई बहन के परिवार पर। तो इसका क्या करेक्ट ऑप्शन होगा? इसका ऑप्शन होगा ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। अब है क्वेश्चन नंबर 17, विच सेक्शन ऑफ बीएनएसएस 2023 प्रोवाइड्स फॉर विड्रॉल फ्रॉम प्रोसिक्यूशन। भारतीय दंड नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की कौन सी धारा अभियोजन वापस लेना, अभियोजन वापस लेना या विड्रॉल फ्रॉम प्रोसिक्यूशन से संबंधित है? कौन सी धारा बताती है, प्रावधान करती है? ये आपकी धारा बताती है धारा 360, धारा 360, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? देखते हैं कौन सा सम्मिलित है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच। सेक्शन 359 में क्या है? 359 में कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस, ये आपका सही है, मैच। 360 में क्या है? विड्रॉल फ्रॉम प्रोसिक्यूशन, ये भी सही है। 357 में क्या है? ये सही नहीं है। 357 इसमें है विकृत जो व्यक्ति रहते हैं उनसे संबंधित कार्यवाही के विरुद्ध में है।
ठीक है, विकृत चित्त व्यक्ति के। 366 में है कोर्ट टू बी ओपन, तो 366 सही है, 360 सही है, अभियोजन वापसी। 359 कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस, ये सही है। तो यहाँ पे होना चाहिए था, कौन सा सही नहीं है, नॉट, ठीक है, यहाँ नॉट होना चाहिए, तो उसका ऑप्शन होगा सी, बाकी सब सही। क्वेश्चन नंबर 19, according to BNSS 2023, which is not included in investigation, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अनुसार अन्वेषण में कौन सम्मिलित नहीं है? बताइए, कौन सम्मिलित नहीं है? कलेक्शन ऑफ एविडेंस, साक्ष्य संग्रह, एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस, गवाहों से पूछताछ, प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट बाय कोर्ट, सर्च एंड सीजर। अन्वेषण में कौन सा सम्मिलित नहीं है? नहीं पूछा है ना, ये नहीं, ठीक है। तो साक्ष्य संग्रह तो होता है, कलेक्शन होता है, मेन एम है इन्वेस्टिगेशन का, गवाहों से पूछताछ भी इसमें शामिल हो सकता है। न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय इसमें है नहीं, इसमें ये नहीं है। सर्च एंड सीजर भी होता है, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 20, A is a farmer. Despite having sufficient food, he does not provide food to a beggar, due to which is the beggar dies of starvation. A has, एक किसान है, पर्याप्त भोजन उसके पास था, फिर भी उसने एक भिखारी को भोजन नहीं दिया, जिससे भिखारी की क्या हो जाती है? मौत हो जाती है। ए ने कौन सा ऑफेंस किया है, अपराध किया है? इसका आंसर क्या होगा? उपेक्षा द्वारा मृत्यु कार्य किया है, कोई अपराध नहीं किया है, ए या बी दोनों है, या मानवता के विरुद्ध अपराध किया है? उसने कोई अपराध नहीं किया है, क्योंकि अपराध का मतलब है कि जो किसी विधि द्वारा दंडनीय बनाया गया, वो बीएनएस हो या कोई अन्य विधि। लेकिन ऐसा कहीं, ये वाला जो भूख, आपके पास पर्याप्त साधन होते हुए भी आप किसी को नहीं देते खाना, तो ये कोई अपराध नहीं है, ये कहीं डिफाइन नहीं किया गया ऑफेंस के रूप में। इसका सही आंसर होगा कमिटेड नो ऑफेंस। क्वेश्चन नंबर 21, A is a police officer. He voluntarily caused harm to B in order to extort confession. ठीक है, पुलिस ऑफिसर है, क्या करता है? शिक्षा हानिकारिक करता है, हर्ट करता है, किसको? बी को। किस लिए करता है? एक्सटॉर्ट कन्फेशन लेने के लिए। तो उसने भारतीय न्याय संहिता 2023, ये बीएनएस है, बीएनएसएस नहीं है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता नहीं, भारतीय न्याय संहिता 2023 में कौन सा अपराध किया है और किस धारा के अंतर्गत किया है? ये बीएनएस के सेक्शन 120, इसमें 120, किस सेक्शन में? बीएनएस के सेक्शन 120, ठीक। क्वेश्चन नंबर 22, where an offence is punishable with fine, only an imprisonment is imposed in default of payment of fine, such imprisonment shall be, ऐसा अपराध जो केवल जुर्माने से दंडनीय है और जुर्माना दे देने पर कारावास दिया जा सकता है। वह कारावास क्या होगा? एकांत कारावास होगा, केवल जुर्माने से दंडनीय अपराध। ऐसा अपराध जो केवल जुर्माने से दंडनीय और जुर्माना न देने पर कारावास दिया जा सकता है, यह कारावास क्या होगा? एकांत कारावास होगा, कठोर कारावास होगा, साधारण कारावास होगा, साधारण या कठोर कारावास होगा।
सबसे पहले तो ये बीएनएस के सेक्शन 8 सपोज 5 में, ठीक है। इसमें क्या है, सिंपल कारावास, साधारण कारावास का प्रोविजन है। सिर्फ अगर जुर्माने से या सामुदायिक सेवा से अगर दंडनीय कोई अपराध है, ठीक। इसमें क्या होता है, 5,000 है तो 2 महीना, 10,000 है तो 4 महीना का कारावास, और 10,000 रुपये से अधिक है तो 1 वर्ष का, ठीक है। इसका क्या होगा आंसर, साधारण कारावास। क्वेश्चन नंबर 23, enhanced punishment for certain offence after previous conviction is provided under which section of BNS? पूर्व दोष सिद्धि, पूर्व दोष सिद्धि या प्रीवियस कन्विक्शन किस बीएनएस के किस सेक्शन में है, ये आपको बीएनएस के सेक्शन 13 में है, बीएनएस के सेक्शन 13 में है, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय न्याय संहिता 2023 के अधीन अपहरण, क्या, किडनैपिंग कितने प्रकार की होती है? हाउ मेनी काइंड्स ऑफ किडनैपिंग आर रिकॉग्नाइज्ड अंडर बीएनएस 2023? कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। वन सेक्शन 137 ऑफ बीएनएस। भारत में से व्यापारण और विधिपूर्ण संरक्षक के अंदर से व्यापारण। क्वेश्चन नंबर 25, believing that J stole B's watch, A draws a picture showing Z running away with the watch. What offense A has A committed? A यह विश्वास करते हुए कि Z ने B की घड़ी चुराई है, क्या करता है, विश्वास करते हुए एक चित्र बनाता है जिसमें Z को घड़ी लेकर भागते हुए दिखाया गया है। ए ने कौन सा अपराध किया है, कौन सा अपराध किया है, डिफेमेशन, मानहानि। कौन सा अपराध, मानहानि। बीएनएस के सेक्शन 356 के इलस्ट्रेशन से है ये क्वेश्चन। सेक्शन क्वेश्चन नंबर 25 का क्या होगा, डिफेमेशन। विवाहित स्त्री को आपराधिक आशा से फुसलाने, ले जाने या निरुद्ध रखने के लिए दंड है। पनिशमेंट फॉर इंटाइसिंग, टेकिंग अवे और डिटेनिंग अ मैरिड वुमन विथ क्रिमिनल इंटेंट इज, का पनिशमेंट क्या होगा, इम्प्रिजमेंट अप टू 2 years ओनली, केवल 2 वर्ष का कारावास, केवल 3 वर्ष का कारावास, 2 वर्ष का कारावास या जुर्माना। ध्यान से पढ़िएगा इन सब ऑप्शन को, या जुर्माना, 2 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा डी, 2 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों, 2 years इम्प्रिजमेंट और फाइन और बोथ, देखिए बोथ वाला जो है ये इसका सही आंसर होगा। सेक्शन कौन सा है आपका, (84) बीएनएस का सेक्शन 84, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर
27 महमूद शाह बनाम एम्परर का वाद किस सिद्धांत से संबंधित है? द केस ऑफ महमूद शाह वर्सेस एम्परर इज रिलेटेड टू विच प्रिंसिपल? सामान्य आशय, सिमिलर इंटेंशन, कॉमन इंटेंशन, कॉमन ऑब्जेक्ट, समान आशय एवं सामान्य आशय में अंतर। समान आशय और सामान्य आशय में अंतर। डिफरेंस बिटवीन सिमिलर इंटेंशन एंड कॉमन इंटेंशन। डिफरेंस बिटवीन सिमिलर इंटेंशन एंड कॉमन इंटेंशन। किससे रिलेटेड है महमूद शाह बनाम एम्परर का वाद? इसका सही आंसर होगा डी, समान आशय एवं सामान्य आशय में अंतर। क्वेश्चन नंबर 26 है क्वेश्चन नंबर। ए सी की हत्या करने के लिए बी को उकसाता है किंतु बी ऐसा करने से इनकार कर देता है। ए ने सी को क्या किया? सी को उकसाया। नहीं, सी की हत्या करने के लिए किसको उकसाया? बी को उकसाया। लेकिन बी कहता है कि हम ऐसा नहीं करेंगे। बीएनएस 2023 के अनुसार ए किस अपराध का दोषी होगा? ए क्या करता है? इंस्टिगेट करता है किसको? बी को, कि वो सी का मर्डर कर दे, बट बी क्या करता है? रिफ्यूज कर देता है। तो ए किस अपराध के लिए होगा दोषी होगा? केवल उकसाने के लिए, मेयर इंस्टिगेशन के लिए, अबेटमेंट ऑफ मर्डर, हत्या का किसी अपराध करने। इसका सही आंसर क्या होगा? बी, हत्या के दुष्प्रेरण के लिए। अच्छा, किस सेक्शन में है? जिसको बाद में लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 ये है, एक भूधारक है, वह यह जानते हुए कि उसकी भूमि की सीमा में हत्या हुई है। एक भूधारक है जो ये जानते हुए कि उसकी भूमि की सीमा में हत्या हुई है, मजिस्ट्रेट को क्या देता है? मिथ्या सूचना देता है कि उसकी मृत्यु सांप काटने से हुई है। हत्या नहीं हुई है, सांप काटने से है। बीएनएस 2023 के अनुसार एक किस अपराध का दोषी है? देखिए, इसका सेक्शन है दुष्प्रेरण वाला 46, 45 एंड 46, 45 एंड 46 बीएनएस। इसमें क्या होगा? ए इज अ लैंडलॉर्ड होल्डर knowing that a murder has been committed within his land intentionally जानबूझकर, informs the magistrate falsely that the death occurred due to snake bite. Under BNS 2023, A is guilty of लोक सेवक को मिथ्या सूचना देना, शपथ से इनकार करना, प्रश्न का उत्तर देने से इनकार, लोक सेवक को क्षति पहुंचाने हेतु मिथ्या सूचना देना। फर्निशिंग फॉल्स इंफॉर्मेशन टू अ पब्लिक सर्वेंट, लोक सेवक को मिथ्या सूचना देना। क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह कि मनुष्य ने अमुक शब्द कहे, यह एक तथ्य है। क्या है? तथ्य है। That a man said certain word is a fact. ये क्या पूछ रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सा कथन सही नहीं है? यह कि मनुष्य ने अमुक शब्द कहे एक तथ्य है। That a man said certain word is fact. यह कि कोई मनुष्य अमुक राय रखता है, ओपिनियन। अच्छा, ये किस से है? ये आपका बीएसए भारतीय साक्ष्य अधिनियम से 2023 के सेक्शन 21F। क्या पूछ रहा है? सही नहीं है।
यह कि किसी मनुष्य ने अमुक शब्द कहे, सर्टेन वर्ड, ये फैक्ट है? जी बिल्कुल फैक्ट है। अमुक राय रखता है, ओपिनियन, ये भी फैक्ट है। यह कि किसी मनुष्य की अमुक ख्याति है, यह एक तथ्य नहीं है। रेपुटेशन जो है एक ख्याति होती है, और ये बोला है कि तथ्य नहीं है, तो ये गलत है। या कि किसी व्यक्ति का कोई विशेष आशय था, एक तथ्य है। हाँ, पर्टिकुलर इंटेंशन इज अ फैक्ट। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी। इसका सही आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 31। ए ने बी के विरुद्ध भूमि की कब्जे की डिग्री प्राप्त की। बी का जो पुत्र है सी, परिणाम स्वरूप ए की हत्या कर देता है। उस निर्णय का अस्तित्व क्या होगा? ए ऑब्टेन्ड अ डिक्री, क्या करता है? डिक्री फॉर पोजीशन ऑफ लैंड अगेंस्ट बी। Consequently, B's son C murdered A. The existence of that judgment is ऑप्शन ए अपराध का हेतु सिद्ध करने हेतु सुसंगत है, रेलिवेंट टू प्रूव मोटिव फॉर द ऑफेंस। बी सुसंगत नहीं है, नॉट रेलिवेंट। सी ए और बी दोनों, बोथ ए एंड बी। डी उपयुक्त में से कोई नहीं है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है अपराध का हेतु सिद्ध करने हेतु सुसंगत है। किस सेक्शन में है? सेक्शन 37 BNS BSA, सेक्शन 37 BSA। ये मोटिव प्रूफ करने के लिए रेलिवेंट है। इसमें और भी इलस्ट्रेशन दिए हुए हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लीजिएगा। साक्ष्य का भार किस व्यक्ति पर होता है? बर्डन ऑफ प्रूफ किस व्यक्ति पर होता है? ऑन whom does the burden of proof lie? ऑप्शन ए जो तथ्यों का नकारात्मक दावा करता है, who asserts negative facts। जो तथ्यों का सकारात्मक दावा करता है, who asserts affirmative facts। सी ए और बी दोनों, बोथ ए एंड बी, उपयुक्त में से कोई नहीं। सेक्शन 104 BSA क्या है? इसका आंसर क्या होगा? बी, जो तथ्यों का सकारात्मक दावा करता है, जो न्यायालय से चाहता है कि उसकी बातों पर विश्वास किया जाए, वो बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है? उस पक्षकार के ऊपर होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 32 का। क्वेश्चन नंबर 33। विबंध का सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ स्टॉपेल साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में निहित है? डॉक्ट्रिन ऑफ स्टॉपेल इज कंटेन इन विच सेक्शन ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम? अब इसका नाम भारतीय साक्ष्य अधिनियम हो चुका है 2023। ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ स्टॉपेल क्या होता है? एक लाइन में अपनी ही बातों में बंध जाना, अपने ही शब्दों में बंध जाना। ये किसमें दिया गया है? बीएसए के किस सेक्शन में? सेक्शन 121 सेक्शन 121 चैप्टर 8। ठीक है। हर सेक्शन मतलब हर चैप्टर भी हर सब्जेक्ट के बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की ग्राह्यता से संबंधित विशेष प्रावधान किस धारा में है? इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स के एडमिसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड किस सेक्शन में है? बीएसए के सेक्शन 63। किस सेक्शन में है? सेक्शन 63 में। पहले किसमें था? इंडियन एविडेंस एक्ट के 65A बी में, 65B में।
अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन शुरू हो गया है। क्वेश्चन नंबर 35, प्रदीप जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के निर्णय के अनुसार भारतीय संविधान के अंतर्गत अकॉर्डिंग टू द डिसीजन इन प्रदीप जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ए देयर इज ओनली वन डोमिसाइल, संघ और राज्य दो अधिवास है, देयर आर टू डोमिसाइल, यूनियन एंड स्टेट्स, जम्मू कश्मीर के लिए पृथक अधिवास है, देयर इज अ सेपरेट डोमिसाइल फॉर जम्मू एंड कश्मीर, डी ए और सी दोनों। इसका क्या आंसर होगा? हम लोग की नागरिकता डोमिसाइल क्या है? एक ही होती है, एक ही अधिवास है, भारत का अधिवास, भारत की नागरिकता। इसका सही आंसर है ए। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? भारतीय सांख्यिकी संस्थान, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, संवैधानिक एवं संसदीय अध्ययन संस्थान, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पार्लियामेंट्री स्टडीज, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, और प्रथमा बैंक। इसका सही आंसर क्या होगा? बी, संवैधानिक एवं संसदीय अध्ययन संस्थान। ठीक है, नॉट इंक्लूडेड है। कौन है? नॉट इंक्लूडेड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37, किस वाद में यह भी निर्धारित किया गया कि अनुच्छेद 14, 19 और 21 परस्पर जुड़े हुए हैं? In which case was it held that Article 14, 19 and 21 are not mutually exclusive but interconnected. किस वाद में कहा गया? In which case was it held that Article 14, 19, 21 are not mutually exclusive but interconnected. Ram Saroop versus Delhi administration, Jagannath versus Union of India, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसका सही आंसर है मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। देवदासन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के अनुसार अनुच्छेद 16 को किन अनुच्छेदों के साथ पढ़ा जाना चाहिए? According to Devdasan versus Union of India, Article 16 should be read with which articles? ऑप्शन है ए, अनुच्छेद 45 और 332, आर्टिकल 45 एंड 332, आर्टिकल 46 और 335, आर्टिकल 15 और 332, आर्टिकल 46 और 332। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 46 और 335। रेस सब जुडिस का सिद्धांत सीपीसी की किस धारा में निहित है? द डॉक्ट्रिन ऑफ रेस सब जुडिस बहुत इंपॉर्टेंट है। इज कंटेन्ड इन विच सेक्शन ऑफ द सीपीसी? सेक्शन 9 में, 10 में, 11 में, 12 में। क्या आंसर होगा? सेक्शन नंबर 12, ऑप्शन नंबर बी, धारा 10, सेक्शन 10, रेस सब जुडिस। सेक्शन नंबर 11 में क्या है? प्रांग न्याय का सिद्धांत। रेस जुडिकेटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में से कौन सा रेस जुडिकेटा का आवश्यक तत्व नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ रेस जुडिकेटा? पूर्ववाद सक्षम न्यायालय द्वारा निर्णीत हो। फॉर्मल सूट मस्ट बी डिसाइडेड बाय अ कॉम्पिटेंट कोर्ट। ऑप्शन नंबर बी, विषय वस्तु समान हो। मैटर इन इशू मस्ट बी द सेम।
सेम। पूर्ववाद लंबित हो, फॉर्मर सूट मस्ट बी पेंडिंग, पक्षकार समान हो। ये किसमें है? सेक्शन 11 में है सीपीसी के। और पूछे कौन सा आवश्यक तत्व तो नहीं है, ठीक है, आवश्यक तत्व तो नहीं है। सेक्शन 11 है सीपीसी। अब क्या पूछा है? आवश्यक तत्व तो नहीं है। सबसे पहले तो रेस जुडिकाटा में क्या होना चाहिए कि वो डिसाइड हो चुका होता है केस, सूट जो है वो डिसाइड हो चुका होता है कॉम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा, ठीक है। तो ये तो इसका आवश्यक तत्व है। विषय वस्तु जो है, मैटर जो है, मैटर इन इश्यू जो है वो सेम होता है, और पक्षकार जो पार्टीज होते हैं वो भी समान होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? पूर्ववाद लंबित हो, इसमें पेंडिंग सूट जो होता है पेंडिंग नहीं होना चाहिए, वो डिसाइड हो चुका होता है, ठीक है। तो रेस जुडिकाटा का ये आवश्यक तत्व तो नहीं है कि केस जो है, सूट जो है पेंडिंग है। क्वेश्चन नंबर 41, सीपीसी के अंतर्गत डिक्री में क्या सम्मिलित नहीं है? डिक्री में नॉट इंक्लूडेड विद इन द डिफिनेशन ऑफ डिक्री, ये दिया किसमें गया है? ये सीपीसी के सेक्शन 2 इसमें क्या होता है? प्रिलिमिनरी डिक्री तो होता ही है, फाइनल डिक्री भी होता है, रिजेक्शन ऑफ प्लांट भी होता है, प्लांट भी होता है, डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट नहीं होता है। डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट जो है आपका, डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट डिक्री नहीं माना जाता है। इसका सही आंसर क्या होगा? डी 41 का। क्वेश्चन नंबर 41 का करेक्ट ऑप्शन है डी। क्वेश्चन नंबर 42, किसी वाद पत्र प्लेंट को ऑर्डर 7 रूल 11 के अंतर्गत कब अस्वीकृत किया जा सकता है? कब रिजेक्ट किया जा सकता है? अ प्लेंट मे बी रिजेक्टेड अंडर ऑर्डर 7 रूल 11 व्हेन। इसमें क्या क्या दिया गया है? ऑप्शन ए है इट डज नॉट डिस्क्लोज कॉज ऑफ एक्शन, रिलीफ इज अंडर वैल्यूड, सूट अपीयर्स बार्ड बाय लॉ, उपयुक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये सही है। अगर कॉज ऑफ एक्शन अगर आपका नहीं है तो रिजेक्ट हो जाएगा। रिलीफ अगर जो न्यायालय शुल्क है वो अपर्याप्त है या वाद विधि द्वारा वर्जित है तो भी रिजेक्ट हो जाएगा। तो उसका क्या आंसर होगा सही? उपयुक्त सभी। किस बेसिस पर स्वीकृत किया जा सकता है या रिजेक्ट किया जा सकता है? उपयुक्त सभी आधारों पर प्लेंट को रिजेक्ट किया जा सकता है कोर्ट के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 43, फॉरेन जजमेंट कब निर्णायक नहीं माना जाएगा, कंक्लूसिव नहीं माना जाएगा? इट इज नॉट प्रोनाउंस्ड बाय अ कॉम्पिटेंट कोर्ट। हाँ, ये डाल दीजिए। इट इज नॉट प्रोनाउंस्ड बाय अ कॉम्पिटेंट कोर्ट, ये सही है। अगर वह प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध है तो उसे भी कंक्लूसिव, फॉरेन जजमेंट को कंक्लूसिव नहीं माना जाएगा। अगर वो फ्रॉड करके लिया गया तो भी नहीं माना जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सेक्शन 13 सीपीसी, फॉरेन जजमेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, इंटरप्लूडर सूट किस उद्देश्य से दायर किया जाता है? एंड इंटरप्लूडर सूट इज इंस्टीट्यूटेड फॉर ए कब्जा प्राप्त करने हेतु, प्रतिकर प्राप्त करने हेतु, प्रतिद्वंदी दायरा के मध्य वास्तविक अधिकार निर्धारित कराने हेतु, निषेधाज्ञा प्राप्त करने हेतु। किस लिए किया जाता है? सबसे पहले तो आपका जो प्रोविजन है ये सीपीसी के ऑर्डर 35 में
इंटरप्रेटर सूट बताया गया है, और सेक्शन 88 में भी है इंटरप्रेटर सूट का। ठीक है, सीपीसी का सेक्शन 88 और ऑर्डर 35 में। इंटरप्रेटर सूट क्यों किया जाता है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा प्रतिद्वंदी दावेदारों के मध्य वास्तविक अधिकार निर्धारित कराने हेतु। कौन से ऑर्डर में? 35 और सेक्शन 88 ऑफ सीपीसी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45, टेम्पररी इंजंक्शन किस ऑर्डर के अंतर्गत दी जाती है? टेम्पररी इंजंक्शन इज ग्रांटेड अंडर विच ऑर्डर? ऑर्डर 38, ऑर्डर 39, ऑर्डर 40, ऑर्डर 41। इसका सही आंसर क्या होगा? टेम्पररी इंजंक्शन क्या होगा? ऑर्डर 39, रूल 1 एंड 2। रूल 1 एंड 2। टेम्पररी इंजंक्शन किस ऑर्डर के अंतर्गत दी जाती है? ऑर्डर 39, रूल 1 एंड 2। एक्स पार्टी डिक्री को निरस्त कराने हेतु आवेदन सीपीसी के किस प्रावधान के अंतर्गत किया जाता है? An application to set aside an ex parte decree lies under Order 9 Rule 7, Order 9 Rule 9, Order 9 Rule 13, Order 21 Rule 13। एक्स पार्टी डिग्री सेट असाइड किस ऑर्डर में और किस रूल में किया जाता है? ऑर्डर 9 रूल 13। ऑर्डर 9 रूल 13। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 47, कैविएट का प्रावधान सीपीसी में किस धारा में है? द प्रोविजन रिलेटिंग टू कैविएट इज कंटेन्ड इन सेक्शन 148A, सेक्शन 151, सेक्शन 144, सेक्शन 115। The provision relating to caveat is contained in section 148A। इसमें क्या होता है? कैविएट क्या होता है? जब किसी पक्षकार को लगता है उसका किसी वाद में कोई हित है और वो वाद दायर होने वाला है, तो वह न्यायालय को प्रार्थना करता है, कैविएट देता है, सूचना देता है कि अगर ऐसा कोई वाद दायर किया जाता है, सूट दायर किया जाता है, तो मुझे भी सुना जाए, उसके बारे में जानकारी दिया जाए, क्योंकि उसमें मेरा भी इंटरेस्ट है उस सूट में। तो उसी को कहते हैं कैविएट। और ये कैविएट कितने दिन के लिए वैलिड रहता है? 90 डेज। 90 डेज। तो आपको सेक्शन 148A और 90 डेज ये दोनों को ही याद रखना, ये दोनों ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कैविएट। क्वेश्चन नंबर 48, रिव्यू याचिका किसके द्वारा दायर की जाती है? रिव्यू किसके द्वारा पिटीशन? रिव्यू पिटीशन इज फिल्ड बिफोर हाई कोर्ट, द सेम कोर्ट विच पास द ऑर्डर, जिला न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय। सबसे पहले तो सेक्शन 114 सीपीसी, इसमें है रिव्यू कौन करता है? द सेम कोर्ट विच पास द ऑर्डर, वही न्यायालय जिसने आदेश पारित किया है। जिस कोर्ट ने आदेश पारित किया है वही अपने डिसीजन को क्या करता है? रिव्यू करता है।
वही अपने जजमेंट को रिव्यू करता है, सॉरी, वही अपने जजमेंट को रिव्यू करता है। इसमें सेक्शन 114 किस ऑर्डर में है ये आप बताइएगा, या ऑर्डर में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 49, सीपीसी की धारा 151 किससे संबंधित है। सेक्शन 151 सीपीसी डील्स विद इनहेरेंट पावर ऑफ कोर्ट, न्यायालय के अंतर्निहित शक्तियां, रिव्यू, रिवीजन, रेफरेंस, किससे रिलेटेड है 151? इनहेरेंट पावर से। किससे है? इनहेरेंट पावर, इनहेरेंट पावर। सेक्शन धारा 151 इनहेरेंट पावर से। मीन्स प्रॉफिट, ठीक है। अंतर्वर्ती लाभ, ये किसमें है? ये अंतर्वर्ती लाभ किसमें है? मीन्स प्रॉफिट। ये आपका है सेक्शन 212 सीपीसी। वैध कब्जे से प्राप्त लाभ, प्रॉफिट्स फ्रॉम लॉफुल पोजीशन। अवैध कब्जे से प्राप्त लाभ, प्रॉफिट्स डिराइव फ्रॉम रॉन्गफुल पोजीशन। कृषि आय या न्यायालय शुल्क। सीपीसी की धारा 212 में बताया गया है कि अंतर्वर्ती लाभ या मीन्स प्रॉफिट क्या होता है। इसमें क्या होता है कि जब कोई सदोष कब्जा रखता है किसी संपत्ति पे और उसके ब्याज को या उस संपत्ति से जो अर्जित लाभ है उसको लेता है सदोष कब्जा रखते हुए, ठीक है, तो उसको या तो लेता है लाभ या तो वो ले सकता है, तो उसको क्या बोलते हैं? मीन्स प्रॉफिट या अंतर्वर्ती लाभ। इसको क्या बोलेंगे? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अवैध कब्जे से प्राप्त लाभ। अवैध कब्जे से प्राप्त लाभ। अंतर्वर्ती लाभ क्या होता है? अवैध कब्जे से प्राप्त लाभ। क्वेश्चन नंबर 51, निम्न में से कौन सा आदेश रिवीजन के अंतर्गत चुनौती योग्य हो सकता है? इसका आंसर आप करिए, मुझे देखते हैं आपको कितना आता है। कमेंट करके इसका आंसर बताइएगा। कौन सा आदेश रिवीजन के अंतर्गत चुनौती योग्य हो सकता है? बताइए। इसका है सेक्शन 115। इसका आंसर बताएंगे क्वेश्चन नंबर 51 का कमेंट में। इसका आंसर आप बताइएगा सोच के। सीपीसी के अंतर्गत रेफरेंस की शक्ति किस न्यायालय को प्राप्त है? द पावर ऑफ रेफरेंस अंडर सीपीसी इज अवेलेबल टू, किस न्यायालय को है रेफरेंस का? सेक्शन 113। ऑर्डर किस पे है? किस ऑर्डर में है? ये बताइए आप, ये कमेंट करके आप बताइएगा किस ऑर्डर में है रेफरेंस की। रेफरेंस किस ऑर्डर में है? द पावर ऑफ रेफरेंस अंडर सीपीसी इज अवेलेबल टू, रेफरेंस कौन करता है? सब ऑर्डिनेट कोर्ट या अधीनस्थ न्यायालय। इसका आंसर होगा ए। तो 51 का आंसर आप बताएंगे हमें कमेंट में, ठीक है। ये थे आज के क्वेश्चन
और आज आप देखिएगा कि आपने इसमें से 52 क्वेश्चंस में से आपने कितने सही किए हैं, और कमेंट में बताइएगा कि आपको क्वेश्चंस कैसे लगे और आपने कितने सही किए हैं, आपकी तैयारी कितनी। धन्यवाद।